So, welcome everyone, welcome back again with a new session of covering entire polity through the real text of the Constitution. So, this is the real text of the Constitution indeed. और ये है ओरिजिनल बेयर एक्ट की सीरीज और इसमें ना सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चीज़ों को स्टडी करते हैं लेकिन जो उससे रिलेटेड वेरियस लॉज हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में कोर्ट किए गए इंपॉर्टेंट लॉज जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खास तौर पे जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट से ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या इस तरीके की कोई लिमिटेशन है इंडिया में कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट अगर किसी कोर्ट में प्रेजेंट कर ले एज एन एविडेंस जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन रही हो दो ऑफिसर्स के बीच, तो बिना उनकी परमिशन के कि आप ऐसी चीज़ें कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 19 को अगर इतना ब्रॉडली समझना हो, और इससे देखिए हर साल आर्टिकल 19 या 21 से एक क्वेश्चन आता ही है, तो अगर आपको अपने वो दो नंबर फाइनल करने हैं तो डेफिनेटली एक ये पिछला सेशन जा करके देख लो और एक आर्टिकल 21 पे जो अगला सेशन आएगा उसे जा करके एक बार देख लेना। अभी हम स्टडी करेंगे आर्टिकल 20, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न, ठीक है। अगेन मेनली क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि जो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस हैं इसमें कौन कौन तरीके के राइट्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वाइडली इस आर्टिकल को इंटरप्रेट भी किया हुआ है और इसके रिगार्डिंग अगर इवन मेंस में भी आपके सवाल आए तो इस एक सेशन की मदद से आप, ठीक है, वेरियस केस लॉज के यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं ये आर्टिकल 20 किस चीज़ की बात कर रहा है। आर्टिकल 20 बात कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। दैट मीन्स पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आर्टिकल तभी एक्टिवेट होता है अगर आप एक अक्यूज्ड हो तो। आर्टिकल 20, ध्यान में ये बात रखना है, इस आर्टिकल को क्लेम भी वही आदमी कर सकता है जो अक्यूज्ड हो। बाकी मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि मेरी जो साउंड है वो कई लोगों के, जो मैं इस साउंड पे काम करने की कोशिश करूँगा, कई लोगों के बोलते हैं अगर हेडफोन लगाते हैं तो एक तरफ सुनाई देता है दूसरी तरफ नहीं सुनाई देता है। मे बी आई एम नॉट ए टेक सेवी पर्सन, तो कुछ इशू होगा, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा। अभी के लिए इसी चीज़ को अभी, ठीक है, इसी तरीके से चलने देते हैं। सो द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 20 कैन बी इन्वोक्ड only if you are an accused, number one. So to have this protection you need to be an accused. दूसरी बात, this article is available to persons, that means citizens as well as non-citizens. नॉन सिटीजन्स में क्या क्या चीज़ें आती है या लीगल पर्सन में इंडिया में क्या क्या चीज़ें आती है, ये मैं आपको 10 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिछले सेशन जा करके देखिएगा, क्लियर। तो अगली बात, इसमें आपको 3 तरीके के राइट्स मिले हुए हैं कि नंबर 1 राइट है कि देयर इज अ राइट अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, जो कि कुछ ऐसे लॉ के रिगार्डिंग है ना, कुछ ऐसे लॉ के तहत कवर किया जा रहा हो जो लॉ आपके एक्शन के बाद लाया गया हो। इसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, यू कमिटेड सम ऑफेंस, या फिर मान लीजिए अभी तक इंडिया में, हाँ ठीक है, मर्डर मान लीजिए ऑफेंस नहीं है, मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस टिल 31 मार्च 2025। मान लीजिए मर्डर ऑफेंस नहीं है और आपने मार दिया किसी को 31 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल को नया, हाँ ठीक है, अप्रैल फूल बनाने के लिए नया लॉ लाया गया और उस लॉ के तहत इस चीज़ को एक ऑफेंस ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप पे अगले दिन जो ये लॉ बना है उसके तहत चार्ज नहीं लगेगा। दैट मीन्स द एक्शन दैट यू कमिटेड ऑन द प्रीवियस डे विल नॉट बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर अ लॉ which was framed after the conviction of the offense. So you are getting a protection from ex post facto implementation of law. समझ लो,
That means a law cannot be retrospectively implemented in India. Is this shield available to the persons with respect to all laws in India? No. ये शील्ड जो है, ये आपको जो प्रोटेक्टिव शील्ड मिली हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस पे लगती है. ठीक है, क्रिमिनल लॉज पे लगती है. नंबर 1 क्रिमिनल लॉज. और इस जो ये पहला प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत आपको 2 तरीके की प्रोटेक्शन मिली हुई है. आर्टिकल 21, इसके तहत 2 तरीके की आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है. एक मिली हुई है प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, एक मिली हुई है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, एक मिली हुई है प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेनल्टी. दैट मीन्स मान लीजिए अगर आपने 31 को कोई भी एक्शन लिया, कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया जो 31 मार्च तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल से क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, तो आप कन्विक्टेड नहीं होगे उस लॉ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था. या फिर मान लीजिए अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस था भी, लेकिन अगले दिन ही, है ना, उसके ठीक अगले मोमेंट ही पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई. if for I mean punishment for the first murder has been increased from life imprisonment to the death penalty, तो भी आप पे वो अगले दिन लाई गई पेनल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी. नाउ कम्स अ क्यूरियस क्वेश्चन कि अगर ये पेनल्टी डिक्रीज की जाए, इंक्रीज की जाए तो लागू नहीं होगी. किस केस में? क्रिमिनल केस में, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सिविल लाइबिलिटीज. नंबर 1 आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटीज के लिए है. क्रिमिनल लाइबिलिटी माने यू हैव कमिटेड द क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. There is a very thin line of difference between the criminal offense and the civil offense. ये चीज भी ध्यान में रखना कि सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस है. क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस है, ये एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लोगों को लगता है सिविल माने फाइनेंशियल मैटर, है ना, क्रिमिनल माने कोई पुलिस का बड़ी एंगेजमेंट हो रही हो. नॉट एक्चुअली. द क्लियर डिस्टिंक्शन इज कि सिविल लाइबिलिटी और सिविल ऑफेंस इज एन ऑफेंस which is committed by an individual against where the parties are individual versus individuals normally. Individuals versus individuals normally, right? Individuals normally, ठीक है. Parties normally ये होंगी individual versus individuals, और parties individual versus state भी हो सकती है, individual versus state भी हो सकती है. इस मैनर में कि जो आपका जो क्राइम आपने कमिट किया हुआ है, दिस इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट द, ठीक है, अगेंस्ट द सोसाइटी. ये क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो. समझ रहे हो? ये क्राइम आइदर इंडिविजुअल के द्वारा कमिट किया गया हुआ है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अदर इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी ले ली, that is a crime of individual against the individual. It is a civil liability, civil offense. Or it can be a crime against the state as well. For example, right, state as well, which is not influencing the entire society. For example, अगर आपने टैक्स चोरी की हो, सो इट इज, है ना, हालांकि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आपके अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो ये क्रिमिनल केस बन जाता है, बिकॉज इट इज अगेन अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. बट इफ देर इज सम केस ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, तो उसमें आप सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट के एक्सचेकर पे सिर्फ बर्डन है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बर्डन है. तो इस केस में इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट भी हो सकता है. बट क्रिमिनल ऑफेंस की, है ना, अगर आपको डिस्टिंक्शन करनी हो, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. क्रिमिनल ऑफेंस इज क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. इट इज कंसिडर्ड एज द क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कमिटेड अ रेप, यू हैव कमिटेड अ मर्डर. Now people will say कि you have committed a murder, it is a crime of an individual against the individual. No, not actually. By committing a murder, by committing a rape, you are distorting the social system, social fabric, right? You are committing a rape. It is a crime against the society. Why? It is having an impact on the society. Murder having impact on the society. You are creating a public disorder.
समझ रहे हो? तो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट आप जो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट? तो ये इट इज, फॉर एग्जाम्पल यू आर, ठीक है, यू हैव बीन चार्ज अंडर एनडीपीएस एक्ट नार्कोटिक्स के लिए, तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, व्हाई यू आर कमिटिंग अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। सो इन सच केसेस जितने भी आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, इन सारे ऑफेंसेस में आप तभी देखेंगे कि जो केस बने होंगे ना वो कुछ ऐसे बने होंगे, फॉर एग्जाम्पल रोहित वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। सो स्टेट ऑफ केरला जो है एक पार्टी इसमें बन जाता है, स्टेट इज अ पार्टी, व्हाई? बिकॉज स्टेट इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना? और क्रिमिनल ऑफेंस में नॉर्मली यही सब चीजें देखी गई है कि स्टेट एक पार्टी होगा पूरे केस में, क्लियर? तो ये एक डिस्टिंक्शन है जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि क्रिमिनल ऑफेंस ये होगा, क्योंकि सिविल ऑफेंस जरूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल मैटर का हो, सिविल ऑफेंस आपकी फैमिली मैटर का भी हो सकता है, राइट? सिविल ऑफेंस आपके डाइवोर्स के मैटर का भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल वर्सेज इंडिविजुअल हुआ, आपके बीच अगर डाइवोर्स हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, रेप इज़ नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस, समझ रहे हो? तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्रिमिनल वर्सेज सिविल ऑफेंस। तो ये जो इधर वाला मैटर है, ये जो आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन आपको सिर्फ सिविल के क्रिमिनल केसेस में मिल रही है। सिविल केसेस में जो लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल देयर वाज ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक्ट जो 2013 में लाया गया, 2012-13 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंडिया में लाया गया, और वो उन कंपनियों पे रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, मतलब पीछे से लगाया गया, 2005-2006 से लेकर के कैलकुलेट किया गया टैक्सेशन। इसी वजह से केन एनर्जी का डिस्प्यूट भी हुआ था और $1 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केन एनर्जी को देनी पड़ी थी। इट वॉज आई थिंक ए डेनिश कंपनी, जिसको कि ये ठीक है, बाद में केस हार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा ओवरचार्ज कर लिया था उनसे, जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी थी वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की वजह से उन्होंने वहाँ पे शो की थी। दैट शोज कि जो आपका सिविल लॉज है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाए जा सकते हैं, बट क्रिमिनल जो लॉज हैं उनकी पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लगा सकते, ओनली इन केस अगर पेनल्टी बढ़ाई गई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर, फर्स्ट मर्डर के लिए उम्र कैद से बढ़ा करके डेथ पेनल्टी कर दी, मान लो फर्स्ट मर्डर के लिए भी, तो ठीक है, वो जो पेनल्टी बढ़ाई गई है ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगी। बट अगर मान लो घटा दी, डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर कर दी, तो क्या ये अलाउड है? यस। सुप्रीम कोर्ट इन रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये बात स्पेसिफिकली कही है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज है, वेयर द इशू एट हैंड कंसर्न्स द रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट फॉर द सैड ऑफेंस, इट कैन बी अलाउड। समझ लो? तो ये बात ध्यान में रखनी है, नंबर 1। दूसरी इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ ठीक है, मतलब जो मोहनलाल वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान है, याद आपको नहीं रखना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि ये सिर्फ कन्विक्शन और पनिशमेंट के लेवल पे लगती है। दैट मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ही आप जो है इस आर्टिकल को क्लेम कर सकते हैं, ट्रायल्स के लिए आप ये नहीं कह सकते। दैट मीन्स कि मान लीजिए आप पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, उसमें जो फाइनल कन्विक्शन होगी कि आप गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी है, वो कन्विक्शन उस पर्टिकुलर डेट के लॉ के आधार पे होगी जब आपने मर्डर किया। बट मान लीजिए अगर आपका है ना पुलिस ट्रायल चल रहा है या इवन जुडिशियल ट्रायल चल रहा है ना, प्रोसिक्यूशन के टाइम पे जब आपके ट्रायल चल रहे हैं केस के, तो वो ट्रायल हो सकता है कि बाद में लाए गए कानून के तहत भी हो, तो ट्रायल्स पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं ये प्रोटेक्शन, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू, हाँ ठीक है, कन्विक्शन एंड पनिशमेंट। ठीक है, देन आता है आपका मारूराम वर्सेस, ठीक है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि पेनल्टीज फॉर एन ऑफेंस शुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड, आई मीन शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड व्हाट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। सीधी बात जो हमने ऊपर देख लिया। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1। ध्यान में रखना है, नंबर 1 सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे लग रहा है। क्रिमिनल लॉज या फिर क्रिमिनल ऑफेंसेज आर दोज ऑफेंसेज विच आर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, crimes committed against the society. This is why state is one of the party. State on behalf of the society is fighting that case against the accused. Clear? दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि पेनल्टी इंक्रीज हो
तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर डिक्रीज की जाए रेट्रोस्पेक्टिवली तो वो अलाउड है। समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है। दूसरी आपकी इसमें क्लॉज आता है कि नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। भैया 2 बार आपको एक ही जो आपने कांड किया हुआ है उसकी सज़ा आपको 2 बार नहीं दे सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं डबल जियोपार्डी, कि आपके इंटरेस्ट को 2 बार जियोपार्डाइज नहीं किया जा सकता है सिर्फ एक ऑफेंस के लिए जो आपने एक बार कमिट किया है। क्लियर? तो 1 सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन द लाइट। हाँ, तो ये भी एक प्रोविज़न है। सेम मैनर में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डबल जियोपार्डीज का है ये क्रिमिनल एज वेल एज सिविल ऑफेंस दोनों में लग रहा है, कि 2 बार आपको एक ही चीज़ के लिए टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि, है ना, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नो डबल जियोपार्डी का रूल है ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे लगता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस पे नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि एक ही चीज़ के लिए अगर मान लीजिए आपको 2 बार इंटेरोगेट किया गया हो, आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है और आपको 2 बार उसके लिए इंटेरोगेट कर दिया, 3 बार इंटेरोगेट कर लिया, मतलब 10 बार भी पुलिस आपको इंटेरोगेट कर लेती है, तो उस केस में ये, ठीक है, ये क्लॉज लागू नहीं होता है। ये फाइनल जो आपकी कमिटमेंट है, जो फाइनल आपकी, ठीक है, जो फाइनल आपकी जो कन्विक्शन है उस लेवल पे लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस पे ये नहीं लग रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस केस मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ कि एक कोई पर्सन था, मकबूल हुसैन जी, इन पे ठीक है कुछ गोल्ड, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करने का, ठीक है, वो जो है उन पे एलिगेशंस थे। गोल्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से, तो इन पे जो है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी फ़ीस जो है फ़ाइन चार्ज किया। और उसके बाद जो है ये जो एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल था वहाँ पे भी इन पे केस चला, है ना, वहाँ पे इन पे क्रिमिनल केस चला कि भैया आप जो है किसी तरीके की तस्करी कर रहे हो। तो इन्होंने इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत, कि आर्टिकल 20B, कि आई हैव ऑलरेडी पेड माई फीस, और मतलब मुझ पे जो भी पेनल्टी लगाई थी, आई हैव ऑलरेडी पेड इट टू कस्टम्स डिपार्टमेंट, बावजूद इसके मेरे पे ये ट्रायल्स क्यों चल रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भैया ये जो है कस्टम्स अथॉरिटी जो है इट वाज नॉट ए जुडिशियल अथॉरिटी, इसने अपनी फीस ले ली। अब आगे जुडिशियल ट्राइब्यूनल ने ये डिसाइड करना है कि तुमने तस्करी की या नहीं, है ना। सो दिस डज नॉट अमाउंट टू जुडिशियल, आई मीन जुडिशियल कन्विक्शन। तो ये सिर्फ जुडिशियल कन्विक्शन के केस में चलता है आपका, ये आपको बाकी प्रोटेक्शन नहीं देता है। हालांकि ये आपको, ये जो आर्टिकल 20B वाला है, नो डबल जियोपार्डी, ये क्रिमिनल एज वेल एज सिविल ऑफेंसेस के लिए अवेलेबल है। दोनों केसेस में एक ही काम के लिए आपको 2 बार पेनलाइज नहीं किया जा सकता। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। जैसे मैंने आपको कहा, इनफैक्ट अगर आपको आर्टिकल 21, तो क्या पूरे आर्टिकल 20 में जो ये तीनों क्लॉजेज लिखे गए हैं, अगर इनके तहत आपको कोई भी, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो प्रोटेक्शन लेने के लिए यू मस्ट बी एन अक्यूज्ड। आपका नाम FIR में होना चाहिए, कहीं पे होना चाहिए, केस में होना चाहिए, ट्रायल्स में होना चाहिए। यू मस्ट बी एन अक्यूज्ड। आपके बिहाफ पे आपका फैमिली वाला जाकर के नहीं क्लेम कर सकता है कि हाँ इसको मत दो, ये, है ना। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है ना। अगली बात कि द इम्यूनिटी एक्सटेंड्स ओनली अगेंस्ट पनिशमेंट बाय कोर्ट्स फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो देयर वाज दिस प्रहलाद कृष्णा केस। It was held that immunity under Article 20 subsection 1 cannot be claimed against preventive detention। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर जो हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ी कि एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये सिविल केसेस में भी नहीं चलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी नहीं चलता है। मतलब अगर मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी, अगर आपको आज डिटेन किया गया है, कल आप, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये कल को अमेंड हो जाता है और इसमें कोई ही पेनल्टी वगैरह इंक्रीज कर ली जाती है, या फिर इवन फॉर एग्जांपल अंडर NSA अप टू 180 डेज तक आपको जो है विदाउट फाइलिंग एनी चार्जशीट पुलिस जो है अभी गिरफ्तार कर सकती है।
दिस लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 180 डेज फर्दर। तो अभी के लिए प्रोविज़न मान लीजिए ये है, और कल के लिए अगर और आपको जो है NSA के तहत अगर डिटेन कर दिया है और कल के लिए इसी लिमिट को इंक्रीज करके 260 डे कर दिया कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने मान लीजिए अगर ऐसा कर दिया, तो आपकी जो है ना, जो इस पिछले लॉ के तहत की गई डिटेंशन थी, ये डिटेंशन इंक्रीज की जा सकती है आफ्टर अमेंडिंग द लॉ। समझ रहे हो इस बात को कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ कैसे लागू होता है? तो ये डिटेंशन जो है इंक्रीज की जा सकती है बाय अमेंडिंग द लॉ, एंड देन दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली एज वेल। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में और सिविल केस में ये वाली जो हमने पहले पढ़ी थी एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन का क्लॉज, ये इसमें नहीं लगता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस इज नोन एज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये है प्रोसीजर ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है, एक पार्ट कि यू शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट योरसेल्फ। प्रोसीजर or the principle of natural justice states that any person who is accused must get full opportunity to present himself or herself before the court or the authority who is deciding upon that case. You must have the full opportunity to be heard. समझ रहे हो? और अगर आपको फुल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने पक्ष में रखने की, तो दैट मीन्स कि आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता टू बी विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ। बट यहाँ पे कई चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी अपनी स्टेटमेंट जो अपने एक्शन के अगेंस्ट आपने बनाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल यू कन्फेस बिफोर द पुलिस ऑफिसर कि आई हैव कमिटेड सच एंड सच क्राइम, कैन इट बी can it be taken as a judicially accepted statement? बिल्कुल यस। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कई अपनी जजमेंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ये जो प्रिंसिपल है, राइट, दिस प्रिंसिपल नंबर 1 इट अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल ऑफेंसेस, राइट, कि जितने क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं सिर्फ उन पे ये आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल चलेगा। जो सिविल ऑफेंसेस है उसमें आपसे इंटेरोगेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर्स आपसे इंटेरोगेशन की जा सकती है और आपकी स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड की जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पैन कार्ड में ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड है तो आपने अपने ITR में ये चीज़ें क्यों नहीं भरी, पूछा जा सकता है, आपकी स्टेटमेंट वहां पे ली जा सकती है। नंबर 1। दूसरी बात, जब एक अक्यूज्ड मान लो पार्डन हो गया, आप पे मान लीजिए मर्डर का चार्ज था, हालांकि चलो उसको पार्डन तो चलो ठीक है, मर्डर का चार्ज था और आपको पार्डन कर दिया। पार्डन माने आपका कन्विक्शन भी एब्जॉर्ब कर दिया गया है, आपकी पनिशमेंट भी एब्जॉर्ब कर दी गई है। दैट मीन्स अब आप बिल्कुल एक साफ सुथरे आदमी हैं, उतने, है ना, कानून की दृष्टि में उतने साफ सुथरे जितना जेल जाने से पहले। अगर आपको पार्डन कर दिया गया है, पार्डनिंग पावर्स को हम आगे पढ़ेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे, राइट। तो मान लीजिए अभी तक अगर आपको पार्डन कर दिया गया है, माफ़ी मिल चुकी है आपके ऑफेंस में, और उसके बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो आइदर रिलेटेड टू दैट ऑफेंस और रिलेटेड टू एनी अदर ऑफेंस, तो आपके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट यूज नहीं की जा सकती है टू री इंस्टेट दैट पर्टिकुलर केस। आपको अगर उस केस में माफ़ी मिल चुकी है तो मिल चुकी है, फिर से उस केस को शुरू नहीं किया जा सकता जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट दैट यू मेक आफ्टर गेटिंग अ पार्डन। क्लियर? लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिस्पाइट मिलता है ना, इफ़ यू गेट रिप्राइव्ड, तो जो बाकी केसेस हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 72 में जब हम पहुंचेंगे, तब हम पार्डनिंग पावर को अच्छे से स्टडी उस टाइम पे करेंगे। अभी के लिए ये समझो कि अगर माफ़ी मिल चुकी है, उसके बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो और जो ऐसी स्टेटमेंट हो जो सफिशिएंट हो आपको एक कन्विक्ट डिक्लेयर करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए,
तो आपके खिलाफ उसके बाद वो स्टेटमेंट नहीं लग सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। नंबर 3, इट डज नॉट अप्लाई टू वॉलेंट्री कन्फेशंस। दैट मीन्स अगर आपने वॉलेंट्री स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन दिया हुआ है कि भैया ये क्राइम मैंने कमिट किया हुआ है, तो दैट इज जुडिशियली वैलिड। अगला कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल हो, सिग्नेचर वगैरह हो, ये आपके लिए जा सकते हैं। इन फैक्ट, इज देयर एनी प्रोविजन इन आईपीसी और सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि ये कहता हो कि हाँ ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं? यस, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 में देर इज अ सेक्शन एडेड देयर, सेक्शन 51। ये ठीक आपके सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी के बराबर है, सीआरपीसी के बराबर है। वही सेक्शन बकायदा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, थोड़े एडिशनल, ठीक है, कुछ ठीक है, थोड़े एडिशनल शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ, ठीक है, इसको थोड़ा लाइट बना दिया गया है। बाकी वो सेम ही सेक्शन इसमें लिया गया है कि भैया ये इस बात की चीज़ है ना, हाँ, इस बात का प्रोविज़न करता है कि अगर एक पर्सन कोई है ना, कोई अरेस्ट किया जा चुका है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर लगता हो कि है ना कि इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करके केस के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट पुलिस ऑफिसर or that particular investigating officer can make a request for such examination before a registered medical practitioner। तो एक डॉक्टर होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो मेडिकल काउंसिल में, हाँ ठीक है, और उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा कि इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन लो, और वो जो मेडिकल एग्जामिनर है, प्रैक्टिशनर है, विदाउट एनी डिले, मतलब जैसे ही उसकी एग्जामिनेशन खत्म हुई, स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ, वैसे ही विदाउट एनी अननेसेसरी डिले वो पूरी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंपेगा। ये बकायदा इसमें प्रोविजन किया गया है। सो ब्लड सैंपल्स वगैरह ये सब चीज़ें लिए जा सकते हैं, और अगर ये एग्जामिनेशन किसी फीमेल के द्वारा है ना, किसी फीमेल की हो रही हो, तो वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर का प्रेजेंस और सुपरविजन जरूरी है। तो ये भी प्रोविजन जो है किया गया है। दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 20। वी हैव स्टडीड इट वेरी थॉरली। इसके अलावा आपको कुछ भी बाकी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 20 में 20 सबसेक्शन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल यहाँ से ये बन सकता है, देखो फंडामेंटल चीज़ ये याद रखनी है कि आर्टिकल 20 के क्लेम है ना को क्लेम करने के लिए, इस प्रोटेक्शन को क्लेम करने के लिए आपको कन्विक्ट होना जरूरी है, आपको अक्यूज्ड होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपके बिहाफ पे आपके लिए ये प्रोटेक्शन कोई और क्लेम करे, मतलब आपका कॉन्सेंट होना जरूरी है। रिट पिटीशन कोर्ट में आपके बिहाफ पे कोई और लगा सकता है, क्योंकि वो डिफरेंटली कवर्ड है। आर्टिकल 32 उसमें डिफरेंट प्रोविजन करता है, और है ना वो एक पिटीशन कोई और डाल सकता है, बट आपकी वहां पे कॉन्सेंट होना जरूरी है कि यस आई एम सीकिंग दिस प्रोटेक्शन। आपके कॉन्सेंट के बिना ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी, समझ लो। तो ये बात जो है थोड़ी ध्यान में रखनी है। बाकी इसके बाद आर्टिकल 21 को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि बड़े सारे ऐसे राइट्स हैं जिससे कि यूपीएससी सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये राइट जो है क्या ये फंडामेंटल राइट है। राइट आर्टिकल 21 पे हर साल ही सवाल आ रहा है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट सेशन देखिए। मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स प्रीलिम का पंचनामा पीवाईक्यूज के थ्रू पूरा रिवीजन करने का ये हमारा कोर्स है। 2025, 26, 27, 28, 29, 30 जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, ठीक है। अवेलेबल है वेबसाइट पे civilspot.in, और डेली हम यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं मेनली स्टैटिक से रिलेटेड, ताकि हमारा स्टैटिक बहुत अच्छा हो सके। वो जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बाई रिपीटेड आ रहे हैं, उसमें से 30-35 क्वेश्चन इफ़ यू डू योर पीवाईक्यूज वेल लाइन टू लाइन ठीक इस लेवल के रिसर्च पे, तो डेफिनेटली फ़ायदा इससे होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।